हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनफॉल के बारे में और जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन सी प्रकार की रेनफॉल होती हैं। जैसे कि हमारा हो गया कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेनफॉल एंड इट्स टाइप। रेनफॉल बेसिकली क्या होता है, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। रेनफॉल बेसिकली हमारा प्रेसिपिटेशन का एक टॉपिक है। प्रेसिपिटेशन जब हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है उसका एक एग्जांपल रेनफॉल है। ठीक, जो हमारा प्रेसिपिटेशन है उसमें हमारा जो है जो वाटर है वो तीनों फॉर्म में नीचे आता है, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक, या तो आइस फॉर्म में होगा। ठीक, तो ये रेनफॉल जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन ज़मीन पे आती है उसे ही हम रेनफॉल कहते हैं। तो रेनफॉल कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। ठीक, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जब ऊपर राइज करते हैं, ठीक, हवा के साथ, तब इनका टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल लैप्स रेट की वजह से। फिर इनका कंडेंसेशन होता है जब ये अपना ड्यू पॉइंट अटेन करते हैं, सेचुरेशन पॉइंट जब हो जाता है। ठीक, उसके बाद जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो मॉइस्चर कंडेंस होता है वो फिर रिलीज़ होता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वही जब लिक्विड फॉर्म में हो तो उसको हम रेनफॉल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन इन द एयर हेल्प द कंडेंस्ड पार्टिकल टू ग्रो इन साइज। ठीक, जब लगातार कंडेंसेशन की प्रक्रिया बढ़ती जाती है, चलती जाती है, इवेपरेशन होता जाता है, ज़मीन से ऊपर पानी उड़ता जाता है, क्लाउड फॉर्म होते जाते हैं, फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो क्लाउड का साइज हैवी हो जाता है। ठीक, फिर हमें बारिश देखने को मिलती है। अब बेसिकली हमारा जो रेनफॉल है उसको तीन टाइप्स के हम लोग पढ़ते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। बट हम एडिशनल एक और पढ़ेंगे, साइक्लोनिक रेनफॉल, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब साइक्लोन आते हैं तब भी रेनफॉल होती है, हाई क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, एयर तेज चलती है, तो वो क्यों बनते हैं। ठीक, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मेन आप यही तीन पढ़ेंगे, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल और फ्रंटल रेनफॉल। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं रेनफॉल। मान लीजिए एक वार्म एरिया है, ठीक, वार्म एरिया के ऊपर एयर होगी और ये पानी है। तो जब वार्म एयर ऊपर राइज करती है तो अपने साथ पानी को लेकर भी राइज करती है। इंसुलेशन आ गया, इसकी वजह से एरिया हीटअप हुआ, एयर राइज करेगी, साथ में मॉइस्चर अपने लेकर चलेगी ऊपर। ठीक, तो जब मॉइस्चर लेकर चलेगी तो ऊपर जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर हम कहें 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर टेम्परेचर हमारा कम होता है। ठीक, उसकी वजह से एयर जब ऊपर राइज करती है तो उसका वह अपना सेचुरेशन पॉइंट या ड्यू पॉइंट को अटेन कर लेती है। ड्यू पॉइंट क्या है, सेचुरेशन क्या है, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक, जब ऊपर राइज करती है तो इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एयर की वो 100% हो जाती है, वही उसका सेचुरेशन पॉइंट होता है और वहीं पे कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश देखने को मिलती है। ठीक, कंडीशन क्या है रेनफॉल के लिए, अनस्टेबल होना चाहिए, मॉइस्ट एयर होना चाहिए। ये ऊपर जब राइज करेगी तभी ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट, यस, अनस्टेबल एयर, ये पहली कंडीशन है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या फिर डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल ही रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए जब ये एयर ऊपर राइज करती है तो ऊपर जो डस्ट पार्टिकल अवेलेबल होते हैं, पानी जाके उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है। फिर जितने ज़्यादा भाई हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या फिर हम कहें डस्ट पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा बादल घना बनता जाएगा। तभी आपने देखा होगा जो घने बादल हैं वो हमारे बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो क्लाउड्स बनते भी हैं उनसे बारिश ना के बराबर होती है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब 100% हो जाती है उसी को हम लोग सेचुरेशन कहते हैं, तब हमें बारिश देखने को मिलती है। ठीक, उसके बारे में हमने लिख भी दिया है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद सारा मॉइस्चर सेचुरेट होकर कंडेंस होकर बादल बना लेता है। ठीक, सेचुरेशन पॉइंट वो होता है जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की या फिर एयर मास की 100% हो जाती है।
और जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसे ही हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है परंतु एयर का मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी सेम रहती है। ठीक, अब कोई एयर है उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे आप इमेजिन करिए आपके पास एक बैग है, बैग में सामान रखने की क्षमता सेम है, उसी प्रकार जो हमारी एयर है उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी एक लिमिटेड है। बट जब हमारी एयर ऊपर राइज करती है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, टेम्परेचर भाई कम हो जाता है ऊपर बढ़ने पर, तो इससे हमारा कैपेसिटी उतनी ही रहती है। ठीक, तो जो कैपेसिटी उतनी है, टेम्परेचर कम होगा तो इसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% की ओर बढ़ने लगती है। ठीक, फिर हमारा जो वाटर है वो सेचुरेट होने लगता है, जब वाटर सेचुरेट होता है इसकी वजह से कंडेंस्ड होता है, कंडेंस होने के बाद बारिश होती है। बारिश तब तक नहीं होगी जब तक माइक्रोस्कोपिक लेवल से ड्रॉपलेट्स में ना आ जाएं बादल, तभी कभी कभी आपने देखा होगा बादल का फॉर्मेशन हो रहा है पर उनसे बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स बनी हो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पहले फॉर्म हुई हैं, फिर जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो ड्रॉप्स हैं वो जब बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तभी बारिश देखने को मिलती है। ठीक, एयर में सस्पेंड बादल रहते हैं तभी बारिश नहीं होती है, बाद में जब वो पास पास आके मोटे मोटे या ड्रॉपलेट्स फॉर्मेट में पानी आ जाता है तब बारिश होती है। और अगर जो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल वाली बादल से बारिश होती भी है तो जो उसकी ड्रॉप्स होती हैं वो जब तक ज़मीन तक पहुँचेंगी वो फिर से इवेपोरेट हो जाएंगी टेम्परेचर बढ़ने पर। हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपना देखते हैं कि 3 प्रकार की जो रेनफॉल है वो क्या क्या है, कैसे कैसे होती है। अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आया है वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। जैसा कि नाम इसमें लिखा है कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो ये कन्वेक्शन करंट की वजह से बनती है। कन्वेक्शन करंट क्या होते हैं हम लोग अभी समझेंगे। तो जो हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये किसी एरिया के हीटअप होने के कारण होती है। वो एरिया हीटअप हुआ, वहाँ की एयर राइज करेगी, मॉइस्चर ऊपर लेकर जाएगी और उस मॉइस्चर जब फिर बादल बनेंगे तो उससे बारिश होगी हमारी। आप समझते हैं डायग्राम के साथ में। ये मान लीजिए हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, इंसुलेशन प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, भाई जितना ज़्यादा इंसुलेशन मिलेगा एयर उतना ही ज़्यादा राइज करेगी ड्यू टू द थर्मल कन्वेक्शन, ड्यू टू द इंसुलेशन हीटिंग ऑफ द सरफेस। ठीक, जैसे कि सरफेस हीट होगी एयर राइज होगी, एयर राइज होगी तो अपने साथ मॉइस्चर ऊपर ले जाएगी और जब मॉइस्चर ऊपर ले जाएगी फिर वही कंडीशन देखने को मिलेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, ड्यू पॉइंट को अटेन करेगी और जब ड्यू पॉइंट को अटेन करेगी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाएगी, तब हमारा कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, जब ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होगा तब ये बारिश देखने को हमको मिलेगी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं, कौन बारिश करते हैं कौन नहीं करते हैं। ठीक, क्यूमुलोनिम्बस इनसे झमाझम बारिश होता है। क्यूमुलो का मतलब होता है कि कॉटन बॉल की तरह, निम्बस का मतलब जो रेन बेयरिंग क्लाउड हो। ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन हमको ज़्यादातर मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए जो ये वाली सिचुएशंस हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में बारिश हमारी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, थोड़ी थोड़ी होती है बट ज़्यादा टाइम के लिए होती है। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो ज़्यादातर मिल रहा है तो एयर राइज अप कर रही है। एयर जब राइज करती है तो साथ में मॉइस्चर लेके जाएगी और यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जो अर्थ मूवमेंट करती है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा तो ये स्पायरल मूवमेंट करते करते ये ऊपर को राइज करेगी। ठीक, जब ये ऊपर को राइज करेगी फिर हमारा यहाँ पे जब वाटर इवेपरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, बट जब यहाँ पे ऊपर आता है फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर, तो लेटेंट ऑफ हीट रिलीज होती है, फिर वो एयर बीच में होते होते फिर नीचे आ जाती है। तो इसकी वजह से कॉन्टीन्यूस सप्लाई मिलती रहती है और यहाँ पे भी इवेपरेशन देखने को मिलता है, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को हमको मिलता है। ठीक, और खूब बारिश होती है। इसी प्रकार क्लाउड्स का वर्टिकल एक्सटेंड बनता चला जाएगा, इसलिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में धूमधाम बारिश होगी। देखो बादल से इवेपोरेट का पानी ऊपर बढ़ रहा फिर बढ़ रहा बादल बनता जा रहा, ट्रोपोस्फेयर लेयर तक बनता है। ठीक, इसमें जो हमारा बारिश है वो 3 से 4 बजे शाम में देखने को मिलेगी बारिश, क्योंकि दोपहर में सूरज
ज़्यादातर रोशनी धरती पे पड़ती है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर टेम्परेचर राइज करेगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक, तो हैवी रेन और ठंडा स्टॉर्म और लाइटनिंग की कंडीशंस देखने को मिलेंगी। ठीक, इन ट्रॉपिकल रीजन्स में। एक नोट आ गया है, नोट को देख लेते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को कॉन्टिन्यूस सप्लाई मॉइस्चर मिलती रहती है, परंतु कन्वेक्शनल रेनफॉल को कॉन्टिन्यूस मॉइस्चर नहीं मिलता है और ये लैंड पे होता है। देखो, जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है, जब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 4 प्रकार की रेनफॉल पड़ेंगे, तो जो हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल है वो भी हमारी ट्रॉपिकल एरियाज़ में आती है और वो बिल्कुल कन्वेक्शनल रेनफॉल की तरह होती है। तो इसमें और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी रेनफॉल में कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या डिफरेंस है, उसमें मेनली हमारा डिफरेंस ये है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दोनों में बनता है, पर जो हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल होता है उसमें जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है उसमें हमें कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर मिलती रहती है, क्योंकि जो हमारा मॉइस्चर ऊपर राइज करता है वो ओशनिक बॉडी से राइज करता है, परंतु जब हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है तो इसमें लैंड से मॉइस्चर राइज करता है। यही हमारा बेसिक सा डिफरेंस था, बाकी चीज़ें सेम थी। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा, उसमें कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर मिलेगा। ठीक, और ये ओशियनिक बॉडी पे बनेगा, और हमारा जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो हमारी लैंड पे होती है। ठीक, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया है, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में हमारा बेसिकली जो है, जब एयर ऊपर जाएगी वो 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज़ होगी। ठीक, और जो मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट है इसमें 5 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 6 भी लिखा होता है, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस डिग्री होगी। और ऐसे ही हमारा नॉर्मल लैप्स रेट आ जाता है जिसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एयर डिक्रीज होती है। एवरेज ही हम सब आपको बता रहे हैं। ठीक, वही चीज़ें फिर से लिख दी गई हैं कि मॉइस्ट एयर ऊपर उठेगी, एक्सपैंड करेगी, हीट लूज करेगी, इसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी 100% होगी, सैचुरेशन पॉइंट को अटेन करेगी, कंडेंसेशन होगा, फिर बारिश होगी। इसी प्रोसेस में जो लेटेंट ऑफ हीट है वो रिलीज़ होगी, इससे गर्म हवा होकर फिर और ऊपर जाएगी और ठंडी होकर फैलाव करेगी, एंड पुनः कंडेंसेशन। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा जो झमाझम बारिश करेगा, बिजली और कड़कदार बारिश देखने को मिलेगी। हैवी रेनफॉल होगी बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी और ये लोकलाइज्ड होगी, मतलब कम क्षेत्रफल में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं होगी। अब हम पढ़ लेते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल बेसिकली हमारा क्या होती है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है हमारी वो ऑकर करती है, ये ऑकर करती है व्हेन द एयर असेंड ड्यू टू द एनी माउंटेन बैरियर। ठीक, ये बेसिकली हमारे ओशनिक एरिया के पास जहाँ भी कोई ऊंची हाईलैंड एरिया होगा उस पर एयर राइज करेगी, और जो ऊपर राइज करेगी तो भाई बादल का फॉर्मेशन होगा और बारिश करेगी। दूसरी साइड में एयर जब पहुँचती है वो फिर डिसेंड करेगी, फिर वहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं अच्छे से इसको। मान लीजिए ये हमारा माउंटेन रीजन है। ठीक, ये माउंटेन रीजन है, यहाँ पे ओशनिक रीजन है, यहाँ पे एयर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसकी वजह से विंड इधर से इधर को मूव करेगी, और विंड मूव करेगी तो यहाँ पे भाई रुकावट है, इसकी वजह से विंड हमारी ऊपर को बढ़ेगी। जब ऊपर को बढ़ेगी तो हम जानते हैं जब एयर ऊपर राइज करती है तो नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिलता है, मतलब डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। और जब एयर ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये अपना सेचुरेशन पॉइंट अटेन करेगी और ड्यू पॉइंट पे ये कंडेंस्ड हो जाएगी, जहाँ पे इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा, और फिर वो इस साइड में बारिश करा देगी। ठीक, तो इस साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइड। फिर जब एयर इधर को जाने लगेगी तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। इस साइड में विंड भाई इधर को एयर जब राइज करती है तो इसका फैलाव देखने को मिलता है, ऊपर जाएगी फैलेगी। ठीक, तभी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, बट जब इधर को आएगी तब ये सिकुड़ेगी, एयर पास पास आएगी, डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, जब डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। ठीक, इससे जो हमारा सेचुरेशन पॉइंट विंड अटेन नहीं कर पाएगी, सेचुरेशन पॉइंट नहीं अटेन कर पाएगी तो बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। ठीक, तो इस साइड हमें सूखा एरिया देखने को मिलेगा, इस साइड बारिश होगी। ठीक, तो यही हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल था। ओरोग्राफिक रेनफॉल में माउंटेन्स की वजह से, हाईलैंड्स की वजह से बारिश देखने को मिलती है। अब इसी को समझ लेते हैं नोट्स की फॉर्म में।
विंड जब ऊपर जाएगी तब एक्सपैंड करेगी और टेम्परेचर लूज़ करेगी, जिससे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% होगी और ऊपर जाते जाते अपना सैचुरेशन पॉइंट अटेन करेगी। इससे हमारा कंडेंसेशन होगा और फिर हमारी बारिश होगी। माउंटेन की हाइट जितनी ज़्यादा होगी बारिश उतनी ही होगी। ठीक, माउंटेन की दूसरी साइड जब हवा डिसेंड करेगी तब पास पास आएगी, श्रिंक करेगी और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, हैंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक, तो जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% नहीं हो पाएगी। सो नो कंडेंसेशन, नो रेनफॉल, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। ठीक, इस एरिया को रेन शैडो एरिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक, जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल रेन शैडो एरिया के। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक, केरला में, कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो ये वेस्टर्न घाट है, इधर बारिश खूब होगी, इधर ड्राई एयर आती है तो यहाँ पे सूखा देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिलता है गारो खासी जयंतिया, यहाँ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है, इधर हमें सूखा एरिया देखने को मिलेगा। और यहाँ जब विंड पहुँचती है तब तक यहाँ पे हमको अरावली के बाद डिजर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए माउंटेन बैरियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एयर तभी राइज करेगी तभी बारिश होगी। इसीलिए पहाड़ों का भारतीय रेनफॉल में अहम योगदान है। हमारा हिमालय है वो जो हमारा रिट्रेटिंग मानसून होता है उसमें भी काफ़ी रोल प्ले करता है और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल में भी काफ़ी रोल प्ले करता है। अब मैं आपको साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन के नोट्स प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, बट ये जो टॉपिक है इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल है ये बेसिकली हमारे फ्रंट से रिलेटेड है। तो जब तक हमें फ्रंट्स के बारे में पता नहीं होगा, कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं, वार्म फ्रंट क्या होते हैं, तब तक हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इससे पहले हम लोग नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे एक्युमुलेट कर लेते हैं डाटा, क्योंकि रेनफॉल पढ़ रहे हैं तो चारों प्रकार की रेनफॉल एक पास में होगी तो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो साइक्लोनिक रेनफॉल या साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइए कि प्रेसिपिटेशन लिखा है तो रेनफॉल नहीं है। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल जो है, रेनफॉल एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन है। ठीक, तो व्हेन द एयर इज कॉज्ड टू राइज अपवर्ड ड्यू टू द साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो हम लोगों ने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा था उसमें हम लोग को पता है कि जब साइक्लोन आता है तो जो एयर है वो स्पाइरल मूवमेंट करके ऊपर राइज करती है। ठीक, जब ऊपर राइज करती है उसकी वजह से रिजल्टिंग प्रेसिपिटेशन इज सेड टू बी साइक्लोनिक टाइप। साइक्लोन की वजह से जो रेनफॉल हो रही है उसे साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कहेंगे। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड एयर फ्रॉम ऑल अराउंड फ्लो टूवर्ड्स इस सेंटर लो प्रेशर एरिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई वार्म एरिया है, वार्म एरिया की एयर ऊपर राइज करेगी तो इधर की जो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट है वहाँ की एयर चारों तरफ से इधर इधर को आएगी। ठीक, जब इधर इधर को आएगी तो होगा क्या, अर्थ हमारी अपनी जगह पे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो विंड मान लीजिए इधर से इधर को आ रही है वो इधर को डिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो ऐसे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगी सदर्न हेमिस्फीयर, तो स्पाइरल मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर एयर राइज करेगी। ठीक, बीच में लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। ये टॉपिक आप समझ सकते हैं जहाँ पे मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया है वहाँ पे अच्छे से समझाया कि क्या कैसे होता है। ठीक, द कन्वर्जेंट फ्लो ऑफ द एयर लीड टू अपलिफ्ट ऑफ द एयर एंड कॉज हैवी प्रेसिपिटेशन। हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में हमारा कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर मिलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई जब मॉइस्चर मिलेगा तो भाई क्लाउड का फॉर्मेशन होता ही रहेगा और वर्टिकल जो एक्सटेंड है वो बढ़ता ही जाएगा क्लाउड का, और बड़े क्षेत्रफल में बारिश होगी, कम कम होगी बट ज़्यादा समय के लिए होगी। ठीक, साइक्लोनिक रेनफॉल में। ठीक, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ऑकर इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉज हैवी रेनफॉल accompanied by heavy velocity wind parts of the आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड हाई प्रोन टू सच साइक्लोन। ठीक, ये जो पार्ट्स बताए गए यहाँ पे हमारा साइक्लोन देखने को मिलता है और हैवी रेनफॉल करता है, ये कोस्टल एरियाज हैं। ठीक, फिर हमारा इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन द टेम्परेट साइक्लोन आर लेस इंटेंस। ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि वो लेस इंटेंस क्यों है। इस साइक्लोन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या है। हाउएवर दे कॉज प्लेंटी ऑफ प्रेसिपिटेशन।
ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे बनते हैं वो फ्रंट्स की वजह से बनते हैं। हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब फ्रंट पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रंटल रेनफॉल जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक। द विंटर रेन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉज्ड बाय द टेम्परेट साइक्लोन कॉल्ड वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कैसे होता है। वेस्टर्लीज जो हैं वो आती हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, उसकी वजह से हमारा रेनफॉल होता है। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून है उसमें। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है। जैसा कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, तो ये फ्रंट की वजह से बनता है। एक हमारी कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। तो उसमें देखिए क्या होता है। द अपलिफ्ट ऑफ द एयर में कॉज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट इन एन एरिया वेयर अ कोल्ड air mass converge against a warm air mass. In such a situation, cold air lifts the warm air and may result in the condensation and precipitation. Such precipitation is called the frontal precipitation. ठीक। होता क्या है, दो प्रकार के प्रेसिपिटेशन होता है, फ्रंट होते हैं। एक हमारा कोल्ड फ्रंट होता है, एक वार्म फ्रंट होता है। जो वार्म फ्रंट होता है वो हल्का होता है, जो कोल्ड फ्रंट होता है वो हैवी होता है। तो जब मान लीजिए दोनों एक दूसरे की साइड में आ रहे हैं तो जो हमारा कोल्ड फ्रंट है वो वार्म फ्रंट को रेस करने लगता है। ऐसे सी फॉर्मेट में ऐसे इसको करेगा तो हमारा जो वार्म फ्रंट है वो ऊपर राइज करेगा, ठीक। तो वार्म एयर जब राइज करेगी साथ में मॉइस्चर ऊपर लेकर जाएगी, तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होता जाएगा ऊपर जाती रहेगी तो ये अपना अटेन करेगी सैचुरेशन पॉइंट को और बादल बनते जाएंगे। जब हम लोगों ने पढ़ा था इसको, जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब ऐसे से उठता जाएगा बादल तो अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग प्रकार के बादल बनेंगे। जैसे अल्टो स्ट्रेटस है, ऊपर बढ़ते जाएंगे, फिर लास्ट में हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। तो ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, बादल चेंज होता जाएगा, बनता जाएगा। ये देख लीजिए, जैसे जैसे फ्रंट की वजह से हमारा बनेगा तो जैसे जैसे ये ऊपर राइज करेगा जो वार्म एयर है वो यहाँ पे बनाएगी निम्बो स्ट्रेटस, फिर ऊपर राइज करेगी तो अल्टो स्ट्रेटस बनाएगी, फिर सीरो स्ट्रेटस बनाएगी, फिर अपना सीरस बनाएगी, फिर कॉलम निम्बस क्लाउड बनाएगी, फिर झमाझम बारिश होगी। तो ये टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम जो रेनफॉल पढ़ रहे हैं तो उसके ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक। तो डेवलपमेंट ऑफ सच फ्रंट ऑफन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। देखा वही टॉपिक आ गया। फ्रंट साइक्लोन में ही हम पढ़ेंगे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। हेंस फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इज ऑफन कंसिडर्ड एज साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन ऑल्सो। जो हमारी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है वो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, दोनों एक ही चीज़ हैं। वो हमारे ट्रॉपिकल में देखने को मिलती है, ये हमारी टेम्परेट में ज़्यादातर देखने को मिलती है। दीज रेनफॉल इज कॉमन इन सब पोलर रीजन। देखा आ गई वही बात। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक था रेनफॉल को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और शेयर करें। एंड इफ़ यू वांट मोर सच एजुकेशनल कंटेंट फ्रॉम मी सो स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।